हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 32 तक कंप्लीट हुआ था। 32 के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, यानी कुछ पॉइंट हैं जो समझने आपको बहुत ज़रूरी है। उसको कंटिन्यू करके फिर मैं आगे चलती हूँ। इसकी कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन जो कि ज़रूरी है डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल करने के लिए, यानी कि जो सेटिस्फाई कर सके इस बात को कि जो आप डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो एडमिसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि वैसे तो इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसका जो वेट है वो बहुत भारी होगा, यानी ग्रेट वैल्यू होगी इसकी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, रिकॉर्डेड किसके थ्रू होती है? रिकॉर्डेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन, और यू कैन से दैट मजिस्ट्रेट। Second is, it can be made to a private person also, to a doctor, to a police officer, but if it is made in front of a competent magistrate, then it has been great value. Clear? कर सकता है, आप खुद समझ सकते हैं कि जब मजिस्ट्रेट किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेगा तो वो कहाँ तक उस चीज़ की पावर हो, वो मतलब उसकी वैल्यू तो बहुत भारी होगी ना उस चीज़ की। तो आपसे अगर पूछ दे एग्जाम में कि कौन क्या डॉक्टर कर सकता है और कोई ऑप्शन ना हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन हैव बीन रिकॉर्डेड इन एग्जैक्ट वर्ड्स इन विच इट वाज मेड। इट मीन्स जिस वर्ड में जो भी कोई जैसे मरने जा रहा है जिसको देना था, जो लैंग्वेज थी उसकी, उसी वर्ड में, एग्जैक्ट वर्ड में वो होनी चाहिए। क्लियर? एग्जैक्ट वर्ड इन विच इट वॉज मेड। एंड नेक्स्ट इज डाइंग डिक्लेरेशन हैव बीन फिट स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि जिस समय वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसका जो माइंड है ना, वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए? कंप्लीटली फिट होना चाहिए। ये ना हो कि वो किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हो और वो सब कुछ कर रहा है। जैसे कि आपने देखा ना कि जब फांसी की सजा होती है तो भी डॉक्टर की हर वक्त पहरा रहता है उस व्यक्ति पे, जिससे कि ये ना हो जाए कि भाई इसका मेंटली स्टेटमेंट, वो मेंटली जो है वो ठीक नहीं था, दिमाग ठीक नहीं था, अनसाउंड माइंड था और भी कुछ आप कह दें। तो इसलिए फिट स्टेट ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तभी वो चीज़ क्या होगी, आपकी रेलिवेंट होगी। डिक्लेरेंट मस्ट बी साउंड, और एक दो चीज़ आप और समझ लीजिए, साइन से और थंब इम्प्रेशन से भी अगर ओरली बात की जाए तो उसको एडमिसिबल माना गया है। और स्टेटमेंट कैन बी गिवन इवन बाय साइन ऑल्सो। ये केस था क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसका गले पे कुछ लग गया था, बोल नहीं पाई, तो उसने एक्सप्रेशन दिया, यानी कुछ साइन ऐसा दिया पुलिस को जिससे की वजह से वो चीज़ उसकी एडमिसिबल हो पाई। और जो सेक्शन आपका 32 है और 33 है, ये एक्सेप्शन है ऑफ हेयरसे एविडेंस का, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और बाकी का मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, तो और भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब सेक्शन 33 को हम देखते हैं। सेक्शन 33 क्या कह रहा है? सेक्शन 33 32 से ऑलमोस्ट रिलेट कर रहा है। इसको आपको समझना होगा कि ये भी उन्हीं लोगों की बात कर रहा है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई हम कोर्ट में ना बुला नहीं सकते। तो जब हम कोर्ट में नहीं बुला सकते तो उनकी बात को कैसे रेलिवेंट माना जाए? तो आप समझिए, कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है ना, कोई ऐसा पर्सन जिसने कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में, यानी कि न्यायिक कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति के सामने एविडेंस लेने के लिए जो कि ऑथोराइज है, ठीक है ना, ऑथोराइज है, वो स्टेटमेंट देने के बाद मर जाए। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ना, मर जाए, ये हमने इसमें भी पढ़ा था, मर जाए या मिल नहीं रहा, ठीक है ना, या वो इनकेपेबल हो उस चीज़ के लिए, या एडवर्स पार्टी, आपने जैसे कई मूवी में भी देखा होगा कि कोर्ट में विटनेस को पहुंचने ही नहीं देते, एडवर्स पार्टी के थ्रू उसको किसी तरह रोक दिया जाए, ठीक है, या उसको इस लायक छोड़ा ही ना जाए कि वो कोर्ट में एविडेंस पेश कर सके। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, विटनेस बहुत दूर है ना, तो कोर्ट इतना वेट कर सकता है कि वो बहुत देर हो जाएगी कोर्ट की प्रोसीडिंग में, या उस पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा उसको बुलाने के लिए। तो देन इन दैट केस क्या करना होगा? अब वही बात हमें ये सेक्शन समझा रहा है, ठीक है ना। आपको इसकी 4-5 पॉइंट ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताई। खर्चा करना पड़ेगा तो उसे बुलाया जाए, और उसके फिर उसने जो भी बात कही, या तो वो उस केस की लेटर स्टेज में कही, है ना, या फिर कोई और प्रोसीडिंग है ना, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में कही। आप इस चीज को ध्यान रखें, लेटर स्टेज की भी इसमें बात की गई है। लेटर स्टेज में हो या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में हो, वो सेम होनी चाहिए। वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी चल रही हो तो भी क्या होगा, उसको बिना बुलाए उसको विटनेस के रूप में प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन इन्होंने बताई हैं। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि जिस प्रोसीडिंग में वो अभी है, पहली वाली प्रोसीडिंग में भी उसके जो
मतलब उसके वो थे, जो भी उसकी पार्टीज थी, जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी कोई लोग थे, वो सेम होने चाहिए। देखो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जैसे अभी कोई केस चल रहा है, अभी कोई केस चल रहा है और उसी केस से रिलेटेड कुछ उसकी ऐसी स्टेज पे यानी लेटर स्टेज में अगर कोई इस तरह का कुछ वो मिलता है, विटनेस मिलता है, तो उसको भी एडमिसेबल तब किया जाएगा जब सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी क्या होगा, उसके जो दोनों पार्टीज हैं वो क्या होंगी, दोनों पार्टीज का सेम होना चाहिए, पार्टीज दोनों केस की पार्टी सेम होना चाहिए या रिप्रेजेंटेटिव उसका सेम होना चाहिए। और सेकंड थिंग इज जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसकी वो बात कर रहे हैं ना, जिसकी मतलब जो जिसको हम कोर्ट में नहीं ला सकते, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका एडवर्स पार्टी के थ्रू क्या होना चाहिए, एडवर्स पार्टी के थ्रू उसका एग्जामिनेशन होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी उसको रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है ना, तभी उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, एक्सप्लेनेशन कह रही है क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी के अंदर जो प्रोसिक्यूटर है और एक्यूज्ड है उसके बीच में जो भी कुछ चीज हो रही है उसको भी हम प्रोसीडिंग मानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। सेक्शन क्या कह रहा है, बेरेक को देखेंगे। बेरेक में लिखा हुआ एक एक वर्ड को समझ लेंगे, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड। इट मीन्स किसी भी एविडेंस में जो भी कोई स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में जो भी कुछ कहा गया उसको साबित करने के लिए उसकी जो एविडेंस है ना, उसकी रेलिवेंसी के बारे में बात करता है। सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग समझते हैं ना, वही चीज इसमें कही है। तो इसमें लिखा है एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू मेक इट। क्लियर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके आगे उसने क्या किया, कोई स्टेटमेंट दिया जो कि ऑथोराइज्ड बाय लॉ है, इट इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इन अ सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग। सब्सिक्वेंट समझते हैं ना, जो भी चीज कही गई है उसके साथ ये दोनों चीजें होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन अ लेटर स्टेज ऑफ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, सेम जो चल रही है उसकी भी और बाद वाले की भी सेम होनी चाहिए। यानी कि एक अगर पर्सन है उस पर दोनों ही केस में प्रोसीडिंग चल रही है, तो वही चीज कह रहा है सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन अ लेटर स्टेज ऑफ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स इन स्टेट्स व्हेन द विटनेस इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड। यानी दोनों प्रोसीडिंग में उसकी लेटर स्टेज में ये हो रहा है कि हम उसे मतलब मिल नहीं सकता, वो इस काबिल नहीं है कि वो एविडेंस दे दे, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और इन केप्ट आउट द वे बाय द एडवर्स पार्टी। यानी कि उसको क्या किया गया है, या तो वो उसकी पहुंच से बाहर है एविडेंस या जो भी है, और दूसरा उसको क्या किया गया एडवर्स पार्टी द्वारा उसका एग्जामिनेशन जरूरी है, क्रॉस एग्जामिनेशन जिसकी हम बात करते हैं। और इफ हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी obtained without an amount of delay expenses which under the circumstances of the case court consider unreasonable। it means court को ये लगता है कि ये possible नहीं है कि हम इसे बुला पाएं अब, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, और अगर आपको सारी क्लास हिंदी में चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं, तो मैं हिंदी में भी उस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर दूंगी, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि अगर कोई भी जुडिशियल एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की लैंग्वेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने बताया कि मिल नहीं सकता, ठीक है, मर गया है या आ नहीं सकता, या इतना खर्चा नहीं उस पर किया जा सकता है, कोर्ट को देर हो रही है, तो वही चीज़ कही गई है। अब इन्होंने कहा प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई बात मैंने कहा कि हाँ ये सही है, कोई बात ये कही गई कि हाँ ये सही है, लेकिन वो कब सही है उसका मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट, और यू कैन से दैट प्रोविजो। इट मीन्स इसका मतलब यहाँ पे लिखा है परंतु वह तब, यानी कि कंडीशन कह सकते हैं आप उसको, प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। क्लियर, मैंने आपको बोला ना कि सेम पार्टी होनी चाहिए या रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए उसी दोनों प्रोसीडिंग के, दैट द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट और अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। यानी कि उसकी जो भी एडवर्स पार्टी है उसको जो है राइट होना चाहिए इस चीज का कि वो क्या कर सके, उसका क्रॉस एग्जामिन कर सके। दैट द क्वेश्चन इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग।
ठीक है। यानी कि जो भी विवाद प्रश्न यानी कि सब्सटेंशियल जो भी कोई बात है, क्वेश्चन है, तो वो क्या होनी चाहिए, जो फर्स्ट प्रोसीडिंग है उसी से रिलेटेड होना चाहिए जो सेकंड प्रोसीडिंग में भी उसका हो। इज इट क्लियर? एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था, ए क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शेल बी डीम्ड टू बी अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इट मीन्स क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी के अंदर प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड के बीच प्रोसीडिंग मानी जाएगी, उसको प्रोसीडिंग कहा जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब इसमें कुछ आपको समझने की चीज है। समटाइम्स इट हैपन्स दैट अ पर्सन हु हैड पर्सनल नॉलेज ऑफ एनी फैक्ट रिलेटिंग टू a case and his evidence is also reduced into writing by the court. It means कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसे केस के फैक्ट्स की पूरी जानकारी थी और उसका एविडेंस कोर्ट द्वारा रिटर्न में लिख भी लिया गया है, परंतु उसी मामले की बाद की कार्यवाही में, आप समझ रहे हैं, पहली बात हमने क्या कही कि किसी को इस बात का पता है और उसको कोर्ट के द्वारा रिटर्न कर भी लिया गया, यानी रिकॉर्ड कर लिया गया है, परंतु उसी मामले की बाद की कार्यवाही में, उसी केस की यानी बाद की प्रोसीडिंग में किसी अन्य कार्यवाही में वो आ नहीं सका। जैसे कि आपकी फर्स्ट हियरिंग हो गई, दूसरी हियरिंग में आप नहीं जा पाए, ठीक है ना, आप आ नहीं पाए, उपस्थित नहीं हुए, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग जो पहले एविडेंस हो चुका है उसी के अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग वाले को भी रेलिवेंट माना जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। एक मोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। आपने कोर्ट में केस फाइल किया, 1, 2, 3 ट्रायल तक आपका ठीक ठाक चला, या आप ये कहें कि आपका जो केस है वो ट्रायल के बेस पे चल रहा था और इस बीच में आपकी डेथ हो गई या किसी वजह से आप नहीं आ पाए, ठीक है। तो आप जो नहीं आ पाए तो उसके बाद का जो भी कुछ चलेगा ना कोर्ट में, आप नहीं आ पाए तो पहले वाली जो बात है ना उस विषय की सत्यता को साबित करने के लिए बाद में भी रेलिवेंट होगा आपने जो भी पहले बात कही। ऐसा केवल उन मामलों में होता है जहां पर डायरेक्ट एविडेंस का पेश किया जाना उस पार्टीज की शक्ति से बाहर हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्ट एविडेंस इज ऑलवेज बेस्ट एविडेंस, लेकिन जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो आपको इसीलिए डिफरेंस याद रखना है, डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है ना। इन दोनों के बेस पे आप किसी चीज को वो प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब बाद में वो व्यक्ति नहीं आ पाया और उस बात को साबित करने के लिए जो बात की जो भी प्रोसीडिंग होगी उसमें वो पहली वाली की बात क्या होगी, रेलिवेंट होगी। ऐसा केवल उन्हीं केसेस में होगा जहां पर आप क्या नहीं ला सकते, डायरेक्ट एविडेंस नहीं ला सकते, और वो डायरेक्ट एविडेंस यानी कि प्राइमरी एविडेंस आप ये समझ सकते हैं आपकी पहुंच से बाहर है, वहीं आपका क्या है, वहीं पर आपको ओरल एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस आपका एडमिसेबल होगा। जहां पर प्राइमरी एविडेंस नहीं है, प्राइमरी एविडेंस हम सेक्शन 60 के आसपास पढ़ेंगे, 60 से शुरू हो रहा है, 61, 62, 63, वैसे तो 61 में काफी चीजें क्लियर की गई हैं। तो आप इतना बात समझ लो कि जहां पर प्राइमरी एविडेंस नहीं लाया जा सकता, आपकी पहुंच से बाहर है, तो वहां पर आपका ओरल एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसेबल होगा। तो लास्ट में इस सेक्शन का कंक्लूजन ये निकलता है, आप इस चीज को ध्यान रखिए कि ये सेक्शन 33 क्या कह रहा है कि जो भी एविडेंस पहले हो चुका है किसी भी केस में और उस विषय की सत्यता को साबित करने के लिए वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी रेलेवेंट होगा। आपने पहले साबित कर दिया, आप दोबारा नहीं आ पा रहे हैं उस चीज की वजह से, तो बाद की चीजों में भी उसको रेलेवेंट माना जाएगा, लेकिन तभी जब आप ये वो कर दें, कोर्ट को सेटिस्फाई कर दें जी मैं प्राइमरी एविडेंस जो है वो मेरी पहुंच से बाहर है। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। बाकी आगे कंटिन्यू रखते हैं।